पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने दिया कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल जितिन प्रसाद के बाद अब आरपीएन के जाने से कांग्रेस की यूपी में बड़ी मुश्किलें। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अब नहीं लगेगी नेताओं की तस्वीरें। सीएम केजरीवाल का ऐलान। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की तस्वीरों से सजेंगे दिल्ली के दफ्तर। अंबिकापुर में शराबबंदी को लेकर महिला शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मंत्री शिव कुमार डहरिया का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में डहरिया के सुरक्षा कर्मियों की ग्रामीणों से मारपीट की तस्वीरें। भाजपा ने मामले को लेकर भूपेश सरकार को घेरा। और मंदसौर में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं पर अधिकारियों को लगाई फटकार। चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों को विस्तार से जानते हैं। अंबिकापुर में महिला शक्ति संगठन सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सरगुजा कलेक्टर को सौंपा है। महिलाओं का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी करने का ऐलान किया था। बावजूद इसके सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल गुजर जाने के बाद भी शराबबंदी की ओर पहल नहीं की गई है। साथ ही साथ उनका कहना है कि शराबबंदी नहीं होने की वजह से कई घर बर्बाद हो रहे हैं। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार अगले 15 दिन के भीतर उचित निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में महिला शक्ति संगठन उग्र आंदोलन करेगी। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और सरगुजा के विधायक माननीय टीएस सिंहदेव जी, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि जब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी तब पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगी। परंतु आज 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका छत्तीसगढ़ में, ना ही कोई शराबबंदी दिख रही है, ना ही इस पे किसी भी प्रकार का कोई पहल दिख रहा है। नेता अपनी ही गुटबाजी में मस्त हैं। सरगुजा की और छत्तीसगढ़ की जो जनता है, ख़ास तौर पे जो माताएं बहनें हैं, वो इस शराब से जो आए दिन उनके घरों में उनके पति, उनके बच्चे, जो कम युवा पीढ़ी भी है, वो भी आजकल देखने को मिल रहा है कि शराब पी रहे हैं। तो समाज में ये जिस तरीके का गलत हो रहा है, तो इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में सड़क सत्याग्रह से जुड़े डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरबार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जर्जर सड़कों की वजह से जाम में फंसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देने से वंचित रह गए, उन्हें एक बार पुनः वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर परीक्षा देने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं कई बार सरगुजा संभाग की जर्जर सड़कों के सुधार कार्य के लिए अनोखे प्रदर्शन भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। हम लोग सब साथी लोग सड़क सत्याग्रह की तरफ से यहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन देने आए थे और हमने कलेक्टर के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, माननीय श्री टीएस सिंहदेव जी के नाम से, श्री अमरजीत जी के नाम से, श्री शिव कुमार डहरिया जी के नाम से, श्री नितिन गडकरी जी के नाम से और प्रधानमंत्री जी के नाम से, महामहिम राज्यपाल जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। और हम लोगों की हमारी जो मांग ये है कि सरगुजा संभाग में जो ख़राब सड़कें हैं वो सुधरनी चाहिए। हम काफ़ी दिनों से ये मांग कर रहे हैं। हमने 28 नवंबर को एक कैंडल मार्च भी किया था और नेताओं और मंत्रियों की आरती भी की थी, जिससे उनका दिल पसीजे और सड़क बने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। और सबसे बड़ी त्रासदी यह हुई कि कल एक व्यापम की परीक्षा थी जिसमें खराब सड़क की वजह से हजारों विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। राजधानी भोपाल में गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधायक दल बैठक को लेकर कहा कि सीएम शिवराज सभी को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। साथ ही साथ मिश्रा ने यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि
सपा जेल में बंद लोगों को टिकट दे सकती है, उनका बस चले तो वो ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा भी दे सकती है। वहीं सागर में घोड़ी पर बैठने की रस्म विवाद मामले पर कहा कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा में ही उम्मीद की जा सकती है ये कि उन सब दंगाइयों को या जेल में बंद लोगों को स्थान देंगे, क्योंकि वो लोग तो ऐसे लोगों को शायद शहीद का दर्जा भी या क्रांतिकारी का दर्जा भी या इस दिशा में कोई और शब्द आता होगा वो मानते होंगे, पर जिन्हें हाईकोर्ट से भी बेल नहीं मिल रही हो ऐसे संगीन अपराधों में जो व्यक्ति हैं, वो सूची देखी तो वास्तव में मैं तो हतप्रत कहूं या भयभीत कहूं हूं। कमलनाथ जी ने बताया दिग्विजय सिंह को वास्तव में वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र हैं। अभी भी बिल्कुल जिस तरह से मैंने वो वार्तालाप सुनी तानाशाही पूर्वक की, डेमोक्रेसी नाम की चीज कांग्रेस में बची ही नहीं है। और ये दोनों की बातचीत जो वायरल हुआ है वीडियो, उसे सुनने के बाद में दो पूर्व मुख्यमंत्री की जिस तरह से हास्यास्पद बहस कार्यकर्ताओं के सामने हो गई है, इससे कांग्रेस का भविष्य समझ आता है। यहाँ पर पुलिस को ये सूचना दी गई कि वो जो एक परंपरा है वहां पर घुमाने की, रीच नाम की कोई परंपरा है, उसके तहत घोड़े पर बैठ के घुमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम घुमाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि हमें लोग रोकेंगे। तत्काल पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और पूरे गांव के अंदर जो भी उसको वहां के शब्दों में रीच कहते हो, बिन्नायकी कहते हो या जो भी कहते होंगे, उस परंपरा के तहत उसे घुमाया गया और घुमाने के बाद में बारात कटनी के लिए चली भी गई। ये घुमाने की और उसकी परंपरा नहीं है, लेकिन बारात चली जाने के बाद घर पे जो माता बहन थी या उनके बच्चे थे, उस दरमियान रात को कुछ युवकों ने पथराव जैसा किया, जिसकी रिपोर्ट आने पर उनके लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट डाली गई उसके तहत 6 लोगों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहां पर स्थायी रूप से पुलिस अभी फिलहाल लगा दी गई। बागली के कमलापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक और लोकतंत्र सेनानी मांगीलाल परमार का बीती शाम निधन हो गया। उनका गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मांगीलाल परमार 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता रहे। वहीं आपातकाल के दौरान लगभग 19 महीनों तक जेल में भी रहे, जिसके बाद उन्हें लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया था। आज कमलापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे वरिष्ठ स्वयंसेवक मांगीलाल जी परमार का निधन हो गया। सन 1942 से वो स्वयंसेवक थे और शासन के नियम अनुसार, निर्देश अनुसार लोकतंत्र सेनानी का दर्जा उनको प्राप्त था और इसीलिए शासन ने ससम्मान उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इस अवसर पर आसपास के क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक वहाँ पर उपस्थित थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,451 नए मामले सामने आए, 8,467 लोग ठीक हुए, तो एक्टिव केस की संख्या 70,870 है। वहीं उन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर कहा कि पुलिस विभाग में पहले 4,000 भर्तियां निकाली गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 6,000 कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने 26 जनवरी पर अच्छे आचरण के चलते 210 कैदी, जिसमें 210 पुरुष और 5 महिला कैदी रिहा होने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने अमेजॉन मामले पर राष्ट्रध्वज के अपमान को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हम मध्य प्रदेश के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो विभिन्न जिलों में आजीवन कारावास से दंडित 215 कैदी, जिसमें से 210 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, उनको रिहा किए जाने का निर्णय लिया है। ये गणतंत्र दिवस पर रिहा हो जाएंगे। ये बंदी जो शेष सजा इनकी बची थी, उनके अच्छे आचरण के कारण माफ की गई है, परंतु बलात्कार पॉक्सो एक्ट इस तरह के जो हैं वो इसमें नहीं छोड़े गए हैं। मैं रिहा होने वाले सभी बंधुओं से, भगिनियों से अपील करता हूं कि रिहाई के बाद अपराध से विरत रहकर अपने परिवार और समाज को पुनः स्थापित करने 1-2 विषय और आपके माध्यम से रखना चाह रहा था।
जो विभागीय हैं, एक तो हमने जो 4000 पुलिस की भर्ती, पुलिस और रेडियो के लिए आरक्षकों की भर्ती निकाली थी, वो अब भर्ती बढ़ा दी गई है, 6000 इसकी संख्या कर दी गई है। वास्तव में ये क्या है कि कमलनाथ जी ने बताया दिग्विजय सिंह को वास्तव में वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र हैं। अभी भी बिल्कुल जिस तरह से मैंने वो वार्तालाप सुनी तानाशाही पूर्वक की, डेमोक्रेसी नाम की चीज कांग्रेस में बची ही नहीं है। और ये दोनों की बातचीत जो वायरल हुआ है वीडियो, उसे सुनने के बाद में दो पूर्व मुख्यमंत्री की जिस तरह से हास्यास्पद बहस कार्यकर्ताओं के सामने हो गई है, इससे कांग्रेस का भविष्य समझ आता है। उम्र में बड़े दोनों सिक्का फेंक के तय कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री एवं भोपाल जिला प्रभारी भूपेंद्र सिंह गांधीनगर पहुंचे। गांधीनगर में संत रविदास की प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया। उसका सब्जी मंडी में संत रविदास महाराज प्रतिमा को स्थापित जो की जा रही है, उसी को लेकर भोपाल प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। 16 फरवरी को इस मार्केट का उद्घाटन कर देंगे। इसे बोलते हैं शिवराज सिंह की सरकार। किसकी सरकार? अरे जोर से बोलो जरा, मामा की सरकार है, इसको बोलते है कि नहीं? नहीं तो कांग्रेसियों ने कभी कुछ किया? ना दुकानें बनी, ना मकान बने, ना पट्टे बने, ना राशन कार्ड बने, ना बेटा बेटियों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था हुई, ना साइकिल मिली, ना पढ़ाई की व्यवस्था हुई, ना गरीबों का इलाज हुआ। वो तो भगवान का धन्यवाद है, बारंबार धन्यवाद है कि मोदी और शिवराज की जोड़ी दे दी तो कोरोना से भी जंग जीतकर हम बच गए। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पहाड़ हसवाई में आने वाले सेमर मथानी में नव निर्माण पुलिया के भूमि पूजन को लेकर ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और तकनीकी सहायक के ऊपर निजी फायदे के लिए गलत जगह में पुलिया बनवाने के आरोप लगाए हैं। सेमर मथानी गांव में एक पुलिया निर्माण कार्य की मंजूरी मिली है, जिसका कल मौसम खराब होने के कारण ग्राम पंचायत में ही क्षेत्रीय विधायक गुलाब कामरो ने भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच, सचिव और तकनीकी सहायक ने ग्रामीणों को बिना सूचित किए पुलिया निर्माण की जगह बदलकर लेआउट कर लिया और अब इसी को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी और गुस्सा फूट रहा है। देखिए, ग्रामीण जन के मांग पे ही माननीय विधायक जी ने वहाँ पे पुल स्वीकृत किया है और लेआउट गलत जगह में दिया गया है, तो लेआउट सही जगह में दिलाया जाएगा। मैं माननीय विधायक जी तक इस बात को पहुँचाऊँगा और जहाँ के लिए पुल स्वीकृत हुआ है वो वहीं पर निर्माण कार्य कराया जाएगा। और तकनीकी सहायक अगर गलत जगह में लेआउट दिए हैं, सरपंच सचिव कराए हैं, 18 लाख का पुल निर्माण है और 5 लाख वाली पुल की जगह वो पुल नहीं बनाया जाएगा। जहाँ पर जनता की मांग के अनुसार विधायक जी ने स्वीकृत जगह देखकर विधायक जी स्वीकृत कराए हैं, उस स्वीकृत जगह पर ही पुल निर्माण कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सबलगढ़ के ग्राम पंचायत सगोरिया पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बूथ विस्तार को लेकर बैठक की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने अनेक योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें 880 करोड़ 57 लाख की विकास योजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया है। और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, टोटी वाले नल से जैसे ही टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। सीधे नल का पानी देने का आज अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। और इसलिए आज मुरैना जिले में, जिसमें जौरा पहाड़गढ़ शामिल है, हमारी कई योजनाएं जिनकी लागत है लगभग 527 करोड़, ये यहां की भी है, अंबार की भी है, दंडोतिया जी उधर की भी, अपनी तरफ की, सारी मिला के मुरैना जिले में और रघुराज के क्षेत्र की भी है। 527 करोड़ की नल जल योजनाएं स्वीकृत करके उनका भूमि पूजन किया है, ताकि बहनों को हैंडपंप से पानी ना भरना पड़े। ये पाइपलाइन बिछेगी और पानी पहुंचाने का काम होगा। रहीमन पानी राखिए,
बिन पानी सब सून। और जब पीने का पानी मिल जाए इसके इंतजाम की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो हमारे, केंद्र से उनका आशीर्वाद मिल रहा है, एक ने अनेक योजनाएं संचालित हो रही है। उनके विस्तार में जाऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार की अपनी योजनाओं से इन सब चीजों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को अमर जी बैठे, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया 2,000 करके 3 बार डालते हैं, तो 6,000 को उनमें हमने कहा 4,000 और जोड़ के 10,000 रुपया हर साल किसानों को देने का काम लगातार चल रहा है। देश में नई तकनीकों को बढ़ावा देने और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष जिन बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उनमें अनूपपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में अध्ययनरत उड़ीसा निवासी बनीता दास को भी शामिल किया गया है। बनीता प्रधानमंत्री के उद्बोधन से अत्यधिक प्रभावित हैं और वो भविष्य में स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बात की और चयनित बच्चों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने चयनित बच्चों को अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रेरणा दी और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि इस अवार्ड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। आई एम द लकीस्ट वन अमंग द 29 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। 29 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी से संवाद की बात है, तो वो उसके लिए मैं निराश बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके लिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं फ्यूचर में कोई ऐसा अच्छा काम ज़रूर करूँगी जिससे मैं प्रधानमंत्री जी से खुद मिलकर बात करूँ। क्या विशेष लगा आज बाल दिवस पे उन्होंने जो कहा बच्चों से, क्या विशेष मोदी जी की अलग क्या बात लगी आपको प्रधानमंत्री जी? उनकी मुझे एक बात सबसे बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा कि जनरली जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, आपके फ्रेंड्स की, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपसे, और उन एक्सपेक्टेशंस को बहुत सारे बच्चे एज ए प्रेशर ले लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि उस एक्सपेक्टेशंस को आपको एज ए प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप उसको एज ए इंस्पिरेशन लीजिए, एज ए मोटिवेशन लीजिए, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। यही बात मुझे उनकी सबसे बहुत अच्छी लगी। प्रधानमंत्री जी का बच्चों के साथ मिला, पहले ऐसे ऐसा बहुत कम हुआ है कि लाइव प्लेटफॉर्म में कोई प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद का व्यक्ति बच्चों से बात करे, तो इसको उनकी सोच से कैसा ली थी? मैं ये सोचती हूँ कि हमारे जो पीएम सर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन है, सभी के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, और स्पेशली बच्चों के साथ, जैसा कि मैंने आज खुद एक्सपीरियंस किया, वो एज ए फैमिली बात करते थे। ऐसा लग रहा था कि वो हमारे फैमिली पर्सन ही है, हमारे रिश्तेदार ही हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमसे बात कर रहे हैं, एज ए फ्रेंड बात कर रहे हैं। तो उनका जो फ्रेंडली नेचर है एज ए पीएम होने के बावजूद, मुझे वो बहुत ही पसंद आया कि वो कैसे अच्छे से इंटरैक्ट। क्या आगे और ऊर्जा बढ़ी आपके, और ऐसा लगा तमन्ना कि अब उनसे बात करके और कुछ करेंगे? क्या एम था, क्या मोटो था आपका? मेरा जो एम है वो है स्पेस साइंटिस्ट बनना, अपने इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्व करना, अपने मदरलैंड को। और उनसे बात करने के बाद मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ, और मैं डेफिनेटली कोशिश। शाजापुर में आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति के विरोध में शाजापुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2022 से पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया था कि शराब नीति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और मध्य प्रदेश में पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू की जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस शराब नीति के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को नशा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जो आबकारी नीति को लागू करने की बात कही है, उस नीति के अंतर्गत पूर्णतः शराबबंदी पर पूर्णतः छूट होगी, टैक्स माफ होगा, और जो व्यक्ति अभी जितनी शराब रखता था उससे चौगुनी शराब अपने घर के अंदर रख सकता है। मध्य प्रदेश की ये सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है, नशे को बढ़ावा दे रही है,
साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 3600 नई शराब की दुकानें मध्य प्रदेश में शीघ्र अतिशीघ्र खोलने की घोषणा की है। जहां देसी शराब बिकती थी वहां विदेशी शराब और अन्य तरह की शराबों को बिकने की पूर्णतः छूट दी है। साथ ही एयरपोर्ट्स और हमारे जो माल हैं, जहां पर हमारी माता बहनें, हमारे बच्चे, युवा जो खरीद वगैरह करने जाते हैं, उस जगह भी शराब की बिक्री को पूर्णतः वहां भी दुकान लगेगी शराब की और पूरी तरह से शराब को छूट दी जा रही है। अंबिकापुर शहर के एक निजी अस्पताल में युवक की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर उपचार के दौरान लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया। परिजनों का यह हंगामा घंटों तक चलता रहा। अस्पताल प्रबंधन की लाख समझाइश के बाद भी परिजन मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद प्रशासनिक अमले को मौके पर पहुंचना पड़ा और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। एक क्रॉनिक आईवी ड्रग एब्यूज़र थे जो इंजेक्शन लेते हैं नशे के लिए, वो लेते थे। काफ़ी दिनों से इनका था, लगभग ये 7-8 साल से भी ज़्यादा समय से ये ले रहे थे। साथ में स्मोकिंग और ये सब भी उनका क्रॉनिक था और क्रॉनिक एल्कोहलिक थे। क्या करता था आपका लड़का? नशा पानी बिल्कुल छोड़ दिया था। दवाई चल रहा था इनका, सब टोटल छोड़ दिया था। छोड़ने से 2-2.5 साल हो गया। नहीं माना हो, ये भी बोली कि नहीं मत ले जाइए। इसके बाद डॉक्टर नहीं चेकअप के ले जा रहा हूँ, ऐसे करके ले गया, मेरे को भी ले गया। और कौन हॉस्पिटल में ले गया मेरे को पता नहीं है सर। मेरे पापा फ़ोन किए तो ये रोने लगे और बताया कुछ, तो आज मैं समझ गया इनका। तो मैं बोला ठीक है आप मत हड़वाइए, मैं आ रहा हूँ। और सर जब हम लोग घर से निकले हैं तो रास्ते में जब सिलफिली क्रॉस किया हूँ तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया। उससे पहले मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया हूँ, डॉक्टर साहब ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद वो फ़ोन किए तो मैं नमस्कार किया। बोला सर क्या बात है बताइए। तो बोले नहीं आधार कार्ड ला रहे हैं। मैं कहा किसका सर? तो बोले विनोद का। मैं बोला क्यों? तो बोले कि नहीं सर्टिफिकेट बनाना है। तो मैं बोला सर किस चीज़ का सर्टिफिकेट? मैं कहा मैं कुछ लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं मंगा लूँगा, व्हाट्सअप में आ जाएगी। लेकिन मैं आ रहा हूँ गायत्री हॉस्पिटल में, क्योंकि पेशेंट मैं वहीं एडमिट किया था, तो वहीं मैं मिलूँगा आपसे। तो डॉक्टर साहब ने हाँ बोल करके अभी तक देखिए यहाँ आए नहीं हैं। यहाँ आने के बाद यही जानकारी मिली कि उनको यहाँ से ले गए हैं एकता हॉस्पिटल, है ना, और वहाँ ले जाके लोग क्या क्या कर रहे हैं ये तो जानकारी नहीं है सर। भर्ती कहाँ कराए थे? भर्ती हम गायत्री हॉस्पिटल अंबिकापुर। परिजन से हम आकर के मिले। उनका आरोप ये है कि हॉस्पिटल वाले जो है ना, यहाँ पर हमारे बच्चे के साथ में उसको ये कहा जाए कि उनको मार दिया गया है। बहरहाल खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में लगातार जारी है, आप देखते रहिए खबर भारत।